Hello friends, now we are started session number 8, chapter number 5, origin and evolution of life. So now in this session we are studied about two main topic, Hartley-Weinberg principle and adaptive radiation. तो आज हम लोग दो प्रिंसिपल दो मेन कंसेप्ट स्टडी करेंगे, हार्टली-विनबर्ग प्रिंसिपल एंड एडेप्टिव रेडिएशन. सो फर्स्ट जाते हैं हम हार्टली-विनबर्ग प्रिंसिपल. ये जो प्रिंसिपल है मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है, आपको मैथमेटिकल टाइप में आपको एक्सप्रेस करूँगा. ओके, सो व्हाट इज हार्टली-विनबर्ग प्रिंसिपल? सो दिस प्रिंसिपल वाज डेवलप्ड बाय गॉडफ्रे हार्टली एंड विनबर्ग्स in 1908. So now this principle developed by Hartley and Weinberg in 1908. So now this principle express the mathematical relationship between alleles and genotype. जो ये जो प्रिंसिपल उन्होंने दिया हार्टली-विनबर्ग प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल मैथमेटिक रिलेशनशिप दिखाता है. किसका रिलेशनशिप दिखाता है? मैथमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन एलील्स एंड जीनोटाइप. सो इट एक्सप्रेस द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन एलील्स एंड जीनोटाइप. एलील्स मीन्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीनोटाइप मीन्स देयर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो क्या दिखाता है? रिलेशन बिटवीन एलील्स एंड देयर जीनोटाइप. सो व्हाट इज प्रिंसिपल? अभी हार्टली-विनबर्ग प्रिंसिपल पे हम लोग जाते हैं. So what is Hartley-Weinberg principles? So now these principles stated that the gene frequency or genotype frequency, gene frequency and genotypic frequency remain constant from generation to generation unless they are disturbed by other factor like mutation, random mating, genetic drift, okay, etc. Once again I will repeat what is एकदम simple principle है. What is Hartley-Weinberg principle? This principle stated that the gene frequency and genotype frequency remain constant from generation to generation unless they are disturbed by random mating, mutation, genetic drift. इसका simple meaning क्या है? जो genotype frequency है या gene frequency हम लोग बोलते हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहती है जब तक उसमें कोई दूसरा फैक्टर डिस्टर्ब नहीं करता है. फॉर एग्जांपल रैंडम मेटिंग है, म्यूटेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है. आपको एग्जांपल बताता हूँ, इस डेफिनेशन का एग्जांपल बताता हूँ. कोई एक आइलैंड है और आइलैंड पे एक ऐसी पॉपुलेशन है जो कभी डिस्टर्ब ही नहीं हुई है. ऐसी पॉपुलेशन अभी मान लिया कि हम लोग लक्षद्वीप के कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं, वहाँ पे एक ट्राइबल लोग रहते हैं, जमात रहती है, आदिवासी ट्राइबल. वो दुनिया से कटी हुई है क्योंकि वहाँ पे किसी का आना जाना नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है. मैन ईटर सोसाइटी ट्राइबल से वो लोग. तो जिन फ्रीक्वेंसी मान ले कि जिन फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल आपको बता दो, आइलैंड्स पे कोई भी ऐसी पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन जनरेशन टू जनरेशन उसकी जीन फ्रीक्वेंसी जीनोटाइप सेम रहती है क्योंकि इस पॉपुलेशन में कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं. तो उसकी जो जीन फ्रीक्वेंसी है उन लोगों में रहने वाली जीन्स, ओके, जीनोटाइप, ये जनरेशन टू जनरेशन कैसे रहता है? रिमेन कांस्टेंट अनलेस दे आर डिस्टर्ब बाय अदर फैक्टर्स. अभी मान लिया कि उस आइलैंड पे कोई जहाज टूट गया बारिश के, इसमें साइक्लोन में फंस गया और वहाँ पे कुछ पॉपुलेशन उतर गई और उनको जाने का चांस ही नहीं है, और उस आदिवासी कम्युनिटी ने, वो ट्राइबल कम्युनिटी ने उनको एक्सेप्ट कर लिया मीन्स उनके बिरादरी में शामिल कर दिया. कुछ सालों के बाद उनको ही बच्चे हुए, सब मिक्सअप पॉपुलेशन हुआ. मीन्स क्या हुआ? जीन फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप क्या हुआ? डिस्टर्ब हुआ ना. ओके, क्यों डिस्टर्ब हुआ? क्योंकि जीन फ्लो हो गया, बाहर का जीन्स अंदर आ गया. या वो चलो वो भी नहीं आया, साइक्लोन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, और उस जीन पॉपुलेशन में वहाँ पे कुछ जाके म्यूटेशन हो गया, कुछ किसी पर्सन में जीन्स चेंज हो गए, तो जीनोटाइप जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई. ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे हार्टली-विनबर्ग प्रिंसिपल. हार्टली-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है?
जीन फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ये कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन जब तक उसमें दूसरे फैक्टर डिस्टर्ब नहीं करते. दूसरे फैक्टर मीन्स जीन फ्लो, genetic drift, mutation. So these are called as a Hartley-Weinberg principle. Once again I will repeat Hartley-Weinberg principles. Okay, so this Hartley-Weinberg principle was proposed or developed by Hartley, Godfrey Hartley and William Weinberg in 1908. So now this principle indicate it express the mathematical relationship between alleles and genotype. ये क्या express करता है? Mathematical relationship between alleles and genotypes. So हम लोग principle अभी देखते हैं. What is main principle? Okay, this principle stated that the gene frequency and genotype frequency remain constant from generation to generation unless they are disturbed by other factor like mutation, random mating and genetic drift. इसको बोलते हैं Hartley-Weinberg principle. So now this Hartley-Weinberg principle mathematically expressed by, अभी देखो यहाँ पे mathematically express कैसा किया है. So A is a single locus. A क्या है? कैपिटल A single locus and has two alleles. Two alternative form जीन से A की कौन सी है? कैपिटल A और स्मॉल a. वापस सिंगल A is a single locus having having two alleles, कैपिटल A and स्मॉल a. ओके, उनकी रिस्पेक्टिव ये कौन सी है? फ्रीक्वेंसी कौन सी है? कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है P, स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी है Q. आर यू गेटिंग? सिंपल है ना. अ सिंगल लोकस हैज टू अलील्स, कैपिटल A एंड स्मॉल a. ओके, दोनों अलील्स में से कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी है P और स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी है Q. सो एलील फ्रीक्वेंसी फॉर एनी लोकस इज ऑलवेज 1. ये प्रिंसिपल का कहना क्या है? एलील्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी लोकस मीन्स पोजिशन. एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी लोकस इज ऑलवेज 1. एक की पोजिशन पे क्रोमोसोम पे दोनों प्रेजेंट है, कैपिटल ए बी और स्मॉल ए बी. तो उनका लोकस क्या हुआ? ओनली 1, क्योंकि पोजिशन एक ही है ना. लोकस मीन्स पोजिशन, तो क्रोमोसोम की उनकी पोजिशन दोनों की सेम है. So P plus Q is equal to 1 because they are present on the same locus. Okay, so genotype frequency of these alleles are, अभी इसको genotype frequency कैसे आएगी? Represented by ब्रैकेट में P plus Q square is equal to 1. P plus Q square is equal to 1. Okay, दोनों एक ही लोकस पे प्रेजेंट है, इसलिए their frequency is always 1. और ये जीनोटाइपिक एक्सप्रेस कैसे करेंगे? फ्रीक्वेंसी P प्लस Q ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या हुआ? ओके, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दैट इज बिकॉज दोनों ए की फ्रीक्वेंसी क्या हुई? P स्क्वायर. स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या हुई? Q स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल ए पुनिट स्क्वायर दिया है, देखो दोनों ए की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? P स्क्वायर आएगी. ओके, और दोनों स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? Q स्क्वायर. तो यही है यहाँ पे P स्क्वायर प्लस, देखो P स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया? P स्क्वायर प्लस 2PQ किसका आया? कैपिटल ए स्मॉल ए, दो है ना, तो इसका क्या हुआ? PQ 2PQ प्लस Q स्क्वायर का क्या हुआ? AA. ओके, दैट इज capital A is equal to P square, small a is equal to Q square, and for 2A to capital A small a is equal to 2PQ. So this binomial expression is P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. Because 1 क्यों आती है? उनकी फ्रीक्वेंसी दोनों एलील्स प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस. सो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेस ऐसा किया गया है तो पुनिट स्क्वायर सबको इजीली समझ में आएगा. ये पुनिट स्क्वायर, तो उसमें देखो यहाँ पे कैसे दिया है आपको? ए स्क्वायर का क्या आएगा? ए का क्या आएगा? ए इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस PQ 2PQ एंड लास्ट में ए का क्या आएगा? Q स्क्वायर. तो ये हार्टली-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या हुआ? P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1. द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी लोकस इज ऑलवेज 1. क्योंकि एलील्स कैसे? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन से,
और दोनों जीन्स एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए उनकी पोजीशन एक ही होगी, 1. सो दीज आर द हार्डली विनबर्ग प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल थोड़ा मैथमेटिकल है, आप लोग लिख के करोगे बाय यूजिंग दिस सम एंड एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड ये पुनेट स्क्वायर, तो आपको इजीली समझ में आएगा. क्योंकि वी आर हैविंग सम लिमिटेशन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिमिटेशन है, तो आपको लिख के करना पड़ेगा और आपको समझ में आएगा. ओके, तो ये हुआ हार्डली विनबर्ग प्रिंसिपल्स. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम लोग जाते हैं. तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज एडेप्टिव रेडिएशन. एडेप्टिव रेडिएशन. So adaptive radiation explain the evolutionary diversification of single ancestor line. जो adaptive radiation है वो क्या दिखाता है? evolutionary diversification. evolutionary means evolution में जो diversification हुआ है और सिंगल एंसेस्टर लाइन, किसी एक ओरिजिनल स्पीशीज से बहुत सारे सब स्पीशीज डेवलप हुए हैं. सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो एक ओरिजिनल स्पीशीज से बहुत सारे सब स्पीशीज डेवलप हुए. दे आर डिस्क्राइब बाय एडेप्टिव रेडिएशन. एडेप्टिव रेडिएशन कंसेप्ट क्या एक्सप्लेन करता है? इवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द सिंगल स्पीशीज और सिंगल एंसेस्टर लाइन. मीन्स एक ही एंसेस्टर से बहुत सारे सब स्पीशीज डेवलप हुए, वो इवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन एडेप्टिव रेडिएशन अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करता है. ओके, सो इट ऑकर व्हेन द मेंबर ऑफ सिंगल स्पीशीज ऑक्यूपाई अ वैरायटी ऑफ डिस्टिंक्ट नीचेस. सो मीन्स नीचेस मीन्स हैबिट. ओके, इनका कहना क्या है एडेप्टिव रेडिएशन में? ओके, डार्विन का रूल है ये एडेप्टिव रेडिएशन का. इट ऑकर व्हेन मेंबर ऑफ सिंगल स्पीशीज, कोई भी एक सिंगल स्पीशीज जो मेंबर है, ऑक्यूपाई अ वैरायटी ऑफ डिस्टिंक्ट नीच. ऑक्यूपाई अ वैरायटी ऑफ डिस्टेंट नीच. नीच मीन्स इट इज़ हैबिटेट, बट यहाँ पे हैबिटेट में वो ऑर्गेनिज्म एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए उसको नीच बोलते हैं, हैबिटेट वर्ड नहीं यूज़ करते. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंगल जो स्पीशीज़ है ऑक्यूपाई डिफरेंट नीच. मीन्स अभी मान लिया कि एक बर्ड की स्पीशीज़ है, उसने अलग अलग नीच मीन्स हैबिटेट में ऑक्यूपाई कर दिया इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, और बाद में जाके उनकी आदत चेंज हो गई. सो इट बिकम डिफरेंट स्पीशीज़. तो ये क्या हुआ? इवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन हुआ. एक सिंगल स्पीशीज थी मगर उसके बहुत सारे पॉपुलेशन, उसी सिंगल पॉपुलेशन के जो दूसरे बर्ड्स है उन्होंने डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट हैबिटेट नीच डिसाइडेड कर लिया. ओके, पहले वो तो सिर्फ ग्रेन खाते थे, मगर किसी को कीड़े मिल गए तो कीड़े खाना स्टार्ट कर दिए, किसी को फ्रूट मिले तो फ्रूट खाना स्टार्ट कर दिए. तो ये क्या हुआ? बर्ड्स का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, इवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन हो गया. पूरा जो स्पीशीज है वो डिफरेंट हो गया क्योंकि उनकी हैबिट चेंज हो गई. ओके, एंड दे एडप्ट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, वो खुद को उस मॉल से ढाल लिया. ओके, नाउ देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ओके आर ऑल्सो चेंजेस, क्योंकि डिफरेंट इन्वायरमेंट में उन्होंने खुद को चेंज कर लिया, तो उनका मॉर्फोलॉजिकल फीचर भी थोड़ा क्या होगा? चेंज होगा. एग्जांपल, अभी ग्रेन खाने वाले बर्ड्स की जो बीक है वो अलग है, कुछ इंसेक्ट खाने लगे उसकी बीक अलग हो जाएगी, कोई नेक्टर खाने लगा तो उसकी चोंच थोड़ी लंबी पतली हो जाएगी क्योंकि फ्लावर में जाना चाहिए उसकी बीक. ओके, कोई फ्रूट खाने लगा तो पैरट की कैसी रहती है? फ्रूट क्रशर टाइप, तो फ्रूट क्रशर टाइप रहेगा. सो दे आर हैबिटेट चेंज, उसका मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा. हर एक का बीक का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो साइज़ भी अलग अलग हो जाएगी, शेप भी अलग हो जाएगा. मीन्स फ्रॉम सिंगल कॉमन एंसेस्टर से वो स्पीशीज इवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन होगा. सो ऑल दिस डाइवर्सिफिकेशन डिस्क्राइब बाय एडेप्टिव रेडिएशन. सो एडेप्टिव रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल है डार्विन फिंचेस बर्ड इन गैलापागोस आइलैंड. डार्विन ने जो स्टडी किया था गैलापागोस आइलैंड पे, किसका? फिंचेस बर्ड का. ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है एडेप्टिव रेडिएशन में. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, डार्विन फिंचेस ऑफ द गैलापागोस आइलैंड. तो यहाँ पे ये जो बीच का जो बर्ड्स है, दीज आर द फाउंडर स्पीशीज. फिंचेस बर्ड का मेन स्पीशीज है, ओरिजिनल सिंगल पॉपुलेशन. पर नाउ गैलापागोस आइलैंड, ये बहुत आइलैंड का बहुत सारा समूह है, ग्रुप है. तो हर एक आइलैंड्स पे फूड हैबिट अलग अलग हो गई. किसी पे इंसेक्ट मिलते थे ज़्यादा, किसी पे फ्रूट मिलते थे, किसी पे नेक्टर ज़्यादा मिलता था. ओके, तो
अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिटेट, बहुत सालों के बाद, उसके बहुत ईयर लगे, ऐसे नहीं 1 साल में हो गया, हर एक फूड के हिसाब से हर एक बर्ड ने, जो फिंचेस फाउंडर स्पीशीज से जो डाइवर्ट हुए थे, उन्होंने अपनी हैबिट चेंज कर ली अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नीच इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, एंड दे डेवलप डिफरेंट स्पीशीज, सब स्पीशीज. सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन. यहाँ पे देखो फाउंडर स्पीशीज है, तो ए एपापानी है करके लीव्स वाला है, लीवी इंसेक्ट खाता है, एक लीव्स खाता है, इंसेक्ट खाता है. दूसरा एमाखिनी नेक्टर्स खाता है. देखो उसकी चोंच कैसी है, इंसेक्ट खाने वाली की चोंच अलग है, लीव्स पे फीड करने वाली इसकी चोंच अलग है, ग्रुप्स छोटे छोटे कीड़े खाने के लिए उसकी चोंच अलग है. ओके, टूल्स यूज़ कोई बर्ड्स ने टूल यूज़ करने लगा, ओके, उसकी चोंच अलग है. जो सीड और फ्रूट खाने वाले उसकी चोंच अलग है. सो दीज आर द डिफरेंट नीचेस. ये फिंचेस बर्ड्स में क्या हुआ, चेंजेस हुआ, और बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस फ्रॉम अ सिंगल स्पीशीज, ओरिजिनल सिंगल स्पीशीज, डाइवर्सिफाई इवोल्यूशनर में क्या हुआ, दे डेवलप अ मेनी सब स्पीशीज. सो दीज आर कॉल्ड एज एडेप्टिव रेडिएशन. और हर एक का नीच हैबिटेट कैसे हो गया, चेंज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट इन्वायरमेंट. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डार्विन फिंचेस इन एडेप्टिव रेडिएशन. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू.